एंड नाउ डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड ईपीएस का मतलब क्या है? डाइल्यूटेड ईपीएस का मतलब होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को चेतावनी देना, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को डराना। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को आपको बताना पड़ेगा डाइल्यूटेड ईपीएस भी, और डाइल्यूटेड ईपीएस का मतलब यह होता है कि जो अभी इक्विटी शेयर नहीं है, अगर वो भी इक्विटी शेयर बन जाएंगे तो आपकी ईपीएस कितनी होगी, इसे कहा जाता है डाइल्यूटेड ईपीएस। जैसे अभी तो कंपनी की अर्निंग कितनी है? 5 लाख रुपया, और अभी कंपनी के नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? कंपनी की अर्निंग है 5 लाख रुपया और कंपनी के नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? अभी 1 लाख। तो कंपनी की ईपीएस कितनी आ रही है? 5 रुपए की। लेकिन कंपनी कहती है कि हम अपनी ईपीएस के साथ साथ आपको बताने जा रहे हैं डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड ईपीएस का मतलब कि वो लोग जो अभी इक्विटी शेयर होल्डर नहीं है, अगर वो भी इक्विटी शेयर बन जाएंगे तो आपकी ईपीएस कितनी हो जाएगी, इसे कहा जाता है डाइल्यूटेड ईपीएस। जब वो कम हो जाएगी तो हम उसे कहते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस। कि अभी अर्निंग कितनी? अर्निंग 5 लाख, नंबर ऑफ शेयर कितने? 1 लाख। तो ईपीएस कितनी है? 5 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख, ये है अभी 5 रुपया। लेकिन कल जब नंबर ऑफ शेयर 1 लाख की बजाय 1,20,000 हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे? क्योंकि डिवेंचर क्या हो जाएंगे? इक्विटी शेयर कन्वर्ट हो जाएंगे। बाकी को हो सकता है कि हमने कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, वो शेयर्स बन जाएंगे। और कल को जब नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे तो ईपीएस कितनी हो जाएगी? 5 लाख डिवाइडेड बाई 1.2 लाख इज इक्वल टू, ये जो हम कंप्यूट करेंगे इसे हम कहते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस। ठीक है, कितना आ गया? 4.17। लेकिन पता है जब भी आपके पोटेंशियल इक्विटी शेयर बनते हैं तो जरूरी नहीं है कि अर्निंग डाइल्यूट ही करेगी। क्या ये बात जरूरी है कि जब मेरे पोटेंशियल इक्विटी शेयर बन जाएंगे, यानी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बढ़ जाएंगे, तो मेरी ईपीएस घट जाएगी? जरूरी नहीं है। अगर डिवेंचर्स इक्विटी शेयर बन जाएंगे तो ऐसे में क्या डिवेंचर पे जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे थे वो करना पड़ेगा? अब नहीं करना पड़ेगा। तो डिवेंचर जिस दिन इक्विटी शेयर बनेंगे तो डिवेंचर पे जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे थे, अब वो खर्चा मेरा बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? बच जाएगा। और उतने से मेरी अर्निंग बढ़ेगी कि नहीं? बढ़ जाएगी। तो पता है जब नीचे डिनोमिनेटर में आपके नंबर ऑफ शेयर बढ़ते हैं तो ऊपर ये अर्निंग में भी चेंज आता है। ठीक है, और ऊपर जब अर्निंग में चेंज आता है तो जरूरी नहीं है कि हमारी ईपीएस कम हो। अगर हमारी ईपीएस कम नहीं होती है तो यानी हमारी कंपनी का कोई डाइल्यूटेड ईपीएस नहीं है। हमारी कंपनी का डाइल्यूटेड ईपीएस भी अगर है तो कितना ही है? 5 रुपए। मान लीजिए कि ये कितना हो जाता है? मेरी अर्निंग हो जाती है 7 लाख रुपया। मेरे जब नंबर ऑफ शेयर 1 लाख से 1,20,000 हो जाएंगे, 20,000 नंबर ऑफ शेयर बढ़ेंगे तो डिवेंचर मेरे नंबर ऑफ शेयर बन रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए जो मेरे अभी तक के डिवेंचर्स थे वो 20,000 शेयर बन जाएंगे, तो मेरे नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे? 1,20,000। लेकिन अब क्या उन डिवेंचर्स पे हमें इंटरेस्ट देना है? नहीं। तो अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कुछ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। और अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर बढ़ के कितना हो जाता है? 7 लाख। तो अब मेरी ईपीएस कितनी आ रही है? देखिए, हाँ 5.32। क्या 5.32 को हम डाइल्यूट 5.32 ना 83 5.83। अब क्या 5.83 को हम डाइल्यूटेड ईपीएस कहेंगे? नहीं। डाइल्यूटेड का मतलब क्या होता है? कम हो जाएगी, डाइल्यूट हो जाएगी। डाइल्यूट एक चेतावनी होती है, शेयर होल्डर्स को चेतावनी देते हो, आप समझा देते हो कि देखिए कोई भी मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब पढ़ता है और उस पर ईपीएस देखता है तो पता है क्या समझता है? चलो कंपनी 5 रुपए कमा रही है, पर कमाती रहेगी। ठीक है, और पता चल रहा है कि कंपनी तो हमने तो 5 रुपए समझ के कंपनी में पैसा लगा लिया और पता चला अगले ही साल तो क्या हुआ? कंपनी ने डिवेंचर्स को कन्वर्ट करके इक्विटी शेयर बना दिया है और ऐसे में कंपनी की ईपीएस डाइल्यूट हो गई है। तो फिर से हम क्या हो रहे हैं? यहाँ पे धोखे में आ रहे हैं। तो कंपनी हमें क्या करती है? साथ ही साथ डाइल्यूटेड ईपीएस भी बताती है। मतलब वो लोग जो अब कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो लोग एक बार सावधानी बरते कि देखिए अभी तो कंपनी की ईपीएस कितनी है? 5 रुपए, लेकिन आगे चल के कम हो जाएगी। कब कम हो जाएगी? जब कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। कंपनी कभी भी अच्छी बात नहीं कर सकती। कंपनी कभी भी शेयर होल्डर को ये नहीं बोल सकती देखो अभी 5 रुपए कमा रहे हैं, कल क्या कमाएंगे? 5 रुपए 83 पैसे कमाएंगे। ज्यादा कमाएंगे तो तब की तब देखी जाएगी। आप डायरेक्टर्स ये बात भ्रमित नहीं कर सकते हो, धोखे में नहीं डाल सकते हो। अगर पता है उनको ईपीएस ज्यादा बढ़ा के दिखाने को दिया जाए तब कंपनी दिखाएगी कि नहीं? तब तो पक्का ही दिखाएगी। तो आपको डाइल्यूटेड ईपीएस तभी दिखाना है जब आपकी ईपीएस कम होती है। तो आपकी जब कंप्यूटेशन आएगी और ये 5 रुपए 83 पैसा हो जाएगा तो इसे आप काट दोगे और डाइल्यूटेड ईपीएस कितना लिखोगे? 5 रुपए।
यानी कंपनी के पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स भी जब इक्विटी शेयर बन जाएंगे तो भी कंपनी की ईपीएस कितनी लिखेंगे हम, 5 रुपए। डाइल्यूटेड ईपीएस का मतलब होता है ईपीएस का कम होना जरूरी है, ठीक है। अगर हमारी ईपीएस कम नहीं हो रही है तो हमारी डाइल्यूटेड ईपीएस भी कितनी है, मेरी बेसिक ईपीएस जितनी ही है, ठीक है। और डाइल्यूटेड ईपीएस की जरूरत कब पड़ेगी, जब हमारे पास कुछ पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स होंगे, मतलब कुछ ऐसी सिक्योरिटीज है जो कल इक्विटी शेयर बन जाएगी, और कल जब इक्विटी शेयर बनेगा तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बढ़ जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जब डिनोमिनेटर में बढ़ जाता है तो जरूरी नहीं है कि आपकी ईपीएस कम हो जाती है, क्योंकि न्यूमरेटर में एट टाइम्स आपकी अर्निंग भी बढ़ जाती है। मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर बन जाते हैं, प्रेफरेंस शेयर जब इक्विटी शेयर बन जाएंगे तो ऐसे में क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएगा। क्या मेरी अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर बढ़ेगी, पक्का बढ़ेगी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से आप याद कीजिए, आप प्रेफरेंस शेयर, डिविडेंड और सीडीटी ऑन इट घटाते थे, और अब ये सब घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वही सीधा सीधा क्या बन जाएगा, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर भी तो बढ़ेगा जब प्रेफरेंस डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं रहेंगे तो प्रेफरेंस शेयर जब इक्विटी शेयर बनेंगे तो नंबर ऑफ शेयर जरूर बढ़ेगा, लेकिन आपकी अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर भी बढ़ेगी। तो ऐसे केस में जरूरी नहीं है कि हमारी ईपीएस डाइल्यूट करेगी, ईपीएस डाइल्यूट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। जब हमारी ईपीएस डाइल्यूट करेगी तो हम उसे कहेंगे डाइल्यूटिव ईपीएस, मतलब ईपीएस जब कम होगी तो हम उसे डाइल्यूटिव ईपीएस लिखेंगे। अगर ईपीएस हमारी डाइल्यूट होने की बजाय बढ़ जाए तो ऐसे में डाइल्यूटिव ईपीएस किसे लिखेंगे, जो आपकी बेसिक ईपीएस है वही आपकी डाइल्यूटिव ईपीएस भी कहलाएगी, ठीक है। अब एक बात देख लेते हैं हम लोग की पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स की वजह से ही हमारे ईपीएस डाइल्यूट हो सकती है, ठीक है। पोटेंशियल इक्विटी शेयर की वजह से ईपीएस डाइल्यूट हो सकती है, होगी गारंटीड नहीं है, जरूरी नहीं है कि होगी, इनकी वजह से हो सकती है, ठीक है। तो ये बताइए क्यों हम कह रहे हैं पोटेंशियल इक्विटी शेयर की वजह से ही ईपीएस आपकी डाइल्यूट होगी। कंपनी ऐसा भी तो कर सकती है, इस बार कंपनी के 1000 शेयर हैं, ठीक है, कंपनी अगले साल 500 शेयर अगर इशू कर दी तो भी तो ईपीएस डाइल्यूट होगा कि नहीं होगा। इस बार कंपनी के 1000 शेयर हैं, कंपनी अगली बार 500 शेयर नए इशू कर दे, हम कह रहे हैं इशू कर दे नए, क्यों, पोटेंशियल इक्विटी शेयर का मतलब होता है वो सिक्योरिटीज जो बाद में अगर इक्विटी शेयर बन जाएगी तो आपकी ईपीएस डाइल्यूट हो जाएगी। हम कह रहे हैं पोटेंशियल इक्विटी शेयर की वजह से ईपीएस डाइल्यूट होती है, क्यों ऐसा नहीं कह रहे हैं कि नए शेयर इशू हो जाएंगे तो भी ईपीएस डाइल्यूट हो जाएगी। अरे कल 500 शेयर अगर कंपनी ने और इशू कर दिए, नंबर ऑफ शेयर बढ़ नहीं जाएंगे तो ईपीएस कम होगी कि नहीं होगी, बोलो ईपीएस कम होगी कि नहीं होगी। अगर आज कंपनी के 1000 शेयर हैं, अगले साल कंपनी 500 शेयर और इश्यू कर देगी, ईपीएस डाइल्यूट होगी कि नहीं होगी, बोलो हाँ या ना, कुछ तो बोलो, कुछ भी बोलो। ईपीएस डाइल्यूट होगी नहीं होगी, 1000 की जगह 1500 शेयर हो जाएंगे, ईपीएस डाइल्यूट होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी। क्यों होगी, ईपीएस डाइल्यूट नहीं होगी आपकी। अरे ये बताइए कंपनी 500 शेयर के जरिए पैसा लाएगी कि नहीं लाएगी, उस पैसे को इन्वेस्ट करेगी, कमाएगी कि नहीं कमाएगी। हम कहते हैं हम 10 लाख रुपए लगा के भी, 1000 शेयर का मतलब मान लो 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए लगा के 1 लाख कमाते हैं, ठीक है, हम 5 लाख रुपया और लगाएंगे इसी में, 10 लाख में 5 लाख रुपया और जोड़ेंगे तो भी क्या 1 ही लाख कमाएंगे क्या, अरे अब 1.5 लाख रुपया कमाएंगे, ये बिजनेस होता है। अरे अगर 1 ही लाख रुपया कमाना होगा तो पैसा क्यों बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने पैसा बढ़ाया है, नए शेयर इशू करोगे तो पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा तो क्या होगा, आपकी अर्निंग भी अकॉर्डिंगली बढ़ेगी। और अगर अर्निंग अकॉर्डिंगली नहीं बढ़ रही होगी तो हम क्या बेवकूफ हैं, हम एक प्रूडेंस बिजनेसमैन के लिए सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर हम पैसा बढ़ा रहे हैं, नया पैसा और इन्वेस्ट कर रहे हैं तो निश्चित है नई अर्निंग करेंगे हम, ठीक है। तो ईपीएस उसकी वजह से डाइल्यूट होगी, ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं है। और ये तो आपको पता ही नहीं ना है, अगले साल हम 500 शेयर इशू करेंगे तो मेरी अर्निंग क्या होगी क्या नहीं होगी, ये आप शेयर होल्डर को बता सकते हो क्या। 500 शेयर अगर हमें इशू करने का प्लान भी है कि अगले साल इशू कर लेंगे तो भी नहीं बता सकते। अरे 500 शेयर इशू करके हम क्या कमाएंगे क्या नहीं कमाएंगे ये बात हमको नहीं पता है। लेकिन आज जो 500 डिबेंचर हैं हमारे, वो 500 कल इक्विटी शेयर बन जाएंगे तो मेरी अर्निंग पे क्या असर आएगा ये हम बता सकते हैं कि 500 शेयर पे जो हम इंटरेस्ट का खर्चा आज बियर कर रहे हैं वो खर्चे आगे हमें नहीं करने होंगे और हमारी अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर अकॉर्डिंगली इंक्रीज हो जाएगी। आप ये बात बता सकते हो। अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो हम लोग यही मानते हैं कि अगर आपकी 1 लाख रुपए की कैपिटल बढ़ रही है तो अकॉर्डिंगली आपकी अर्निंग भी उतनी ही बढ़ रही होगी। नई कैपिटल से हमारी नई अर्निंग भी आएगी और निश्चित है जब नई अर्निंग आएगी तो ऐसे में क्या होगा, हम नया पैसा कमा रहे हैं तो फिर सीधी सी बात है कि उस पैसे के रिस्पेक्ट में हमारी अर्निंग डाइल्यूट नहीं करेगी, ठीक है। बताइए बोनस शेयर की वजह से क्या आपकी अर्निंग डाइल्यूट हो रही है,
नहीं, उसे हम डायल्यूटिव ईपीएस में कंसिडर इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग वहां पे क्या करते हैं, ईपीएस को रीस्टेट कर देते हैं, कोई कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं होती है। अगर हम बोनस शेयर इशू करते हैं तो मेरी ईपीएस अगर कम हो जाती है तो हम क्या करते हैं, ईपीएस को रीस्टेट कर देते हैं पुराने साल का, कि देखिए हमने एक ठीक से बता दिया कि अगर बोनस शेयर पिछले साल भी कंसिडर किया गया होता तो अर्निंग पर शेयर क्या होती, वहां पे हम रीस्टेट कर देते हैं और ऐसे में हमें डायल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती है। अब हम लोग एक एक करके समझने जा रहे हैं कौन कौन से पोटेंशियल इक्विटी शेयर हैं जिनकी वजह से आपकी अर्निंग डायल्यूट करेगी। ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन, ऑप्शन कह लीजिए, वारंट कह लीजिए। ठीक है, ये क्या होता है, कंपनी आपको ऑफर करती है कि हम आपको शेयर अलॉट करेंगे कंपनी के एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद हम आपको कंपनी के शेयर्स ऑफर करेंगे और दैट टू एट अ प्राइस विच इज बिलो मार्केट प्राइस। ठीक है, कंपनी आपको 100 शेयर्स ऑफर कर रही है एट द रेट ऑफ 60 और मार्केट प्राइस इस दिन है ₹100। कंपनी 60 रुपए में शेयर दे रही है 100 शेयर और मार्केट प्राइस इस दिन कितने का है, 100 रुपए का। तो हम इस 100 शेयर के ऑप्शन के 2 टुकड़े करेंगे। कैसे 2 टुकड़े करेंगे, फॉर फुल कंसिडरेशन और दूसरा करेंगे हम विदाउट कंसिडरेशन। सौ शेयर पे कितना पैसा आएगा कंपनी के पास, 6,000 रुपया, 100 इंटू 60 रुपया आएगा। ठीक है, अब 6,000 रुपए कंपनी के पास आएगा। अगर कंपनी 100 रुपए के ही शेयर्स, ये 100 से शायद कंफ्यूजन हो जाए तो ये 1000 कर देते हैं जस्ट टू डिस्टिंग्विश, अदरवाइज हम 100 जो लिख रहे हैं तो आप समझोगे नहीं कि हम मार्केट प्राइस को डिनोट कर रहे हैं या फिर नंबर ऑफ शेयर को डिनोट कर रहे हैं। 1000 शेयर कंपनी ने ऑफर किए 60 रुपए के रेट से उस दिन जिस दिन मार्केट प्राइस 100 रुपए की चल रही है। तो 1000 शेयर पे हमने कितना पैसा उठाया, कंपनी ने 1000 इंटू 60 रुपए। ठीक है, कंपनी ने फुल कंसिडरेशन कितने शेयर के रिस्पेक्ट में उठा लिया, डिवाइडेड बाई 100, 600 शेयर के रिस्पेक्ट में। 600 शेयर की फुल कंसिडरेशन कितनी होती, 600 इंटू 100 कितना, 600 इंटू 100 60,000 रुपए। ठीक है, और कंपनी ने 60,000 रुपए अगर कलेक्ट किया है तो इसका मतलब है कंपनी ने 600 शेयर की कीमत पूरी कलेक्ट कर ली है और बाकी 400 शेयर हैं विदाउट कंसिडरेशन, बैलेंसिंग फिगर। कंपनी ने 1000 शेयर 60 रुपए के हिसाब से इशू किया है, हम इसको क्या बोल रहे हैं, कंपनी ने 600 शेयर पूरा पैसा ले लिया है, कंपनी ने 1000 शेयर पे 60 रुपए लिया यानी कि 60,000 रुपए लिया, और हम इस 60,000 रुपए को क्या बोल रहे हैं, कंपनी ने 600 शेयर के पूरे पैसे ले लिए, 600 इंटू 100 रुपया, तो 60,000 रुपए और 400 शेयर हमें फ्री में दे दिए हैं। बताइए 600 शेयर क्या डायल्यूटिव होते हैं, नहीं, ये डायल्यूटिव नहीं होंगे कभी भी। ये क्यों नहीं डायल्यूटिव है, क्योंकि इतना पैसा आ रहा है 60,000 रुपया, 60,000 रुपया जब आ रहा है तो बताइए इसके रिस्पेक्ट में अर्निंग बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो न्यूमरेटर में जब अर्निंग बढ़ेगी, डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ शेयर 600 बढ़ेंगे, तो ईपीएस आपकी डायल्यूट नहीं करेगी। इसके रिस्पेक्ट में जितना पैसा आ रहा है उतने से अर्निंग भी तो बढ़ेगी। 600 शेयर का पूरा पैसा आ रहा है आपके पास, और जब पूरा पैसा आएगा तो मेरी कैपिटल जब बढ़ेगी तो उस पर अर्निंग भी बढ़ेगी। तो जब पैसा मिलता है हमको शेयर के रिस्पेक्ट में तो फिर मेरी ईपीएस डायल्यूट थोड़ी ना होती है। ठीक है, हम तो मान के चलेंगे कि 600 रुपए शेयर जब इशू होंगे तो 600 शेयर के रिस्पेक्ट में जो कैपिटल आई है उस पर अकॉर्डिंगली अर्निंग भी बढ़ेगी और मेरी ईपीएस क्या रह जाएगी, जैसी थी वैसी रह जाएगी। क्या इन 400 शेयर की वजह से मेरी ईपीएस डायल्यूट होगी, यस, इस 400 शेयर के रिस्पेक्ट में आपके पास कोई भी पैसा नहीं आ रहा है। ठीक है, और ये आपके डायल्यूटिव होते हैं, और डायल्यूटिव ऑलवेज होते हैं, हमेशा, यानी ऑप्शन हमेशा डायल्यूटिव होता है, लेकिन जितने ऑप्शन दिए जाते हैं उस पूरे नंबर ऑफ शेयर के लिए डायल्यूटिव नहीं होता है, एक पार्ट के लिए डायल्यूटिव होता है और हमेशा डायल्यूटिव होता है। क्या प्रेफरेंस शेयर हमेशा डायल्यूटिव होते हैं, नहीं। हो सकता है प्रेफरेंस डिविडेंड से अर्निंग जितनी बढ़ गई है, प्रेफरेंस डिविडेंड न देने की वजह से अर्निंग जितनी बढ़ गई है उसकी वजह से ईपीएस और ज्यादा ही आ रहा है, ऐसा हो सकता है। डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट न देने की वजह से अर्निंग इतनी ज्यादा आपकी बढ़ गई है कि ईपीएस और अधिक हो गया है, ऐसा हो सकता है। यानी प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स ये जब कन्वर्ट होकर इक्विटी शेयर बनेंगे तो हो सकता है मेरी ईपीएस डायल्यूट न भी हो, लेकिन ऑप्शन
जब इक्विटी शेयर बनेगा तो क्या डाइल्यूशन होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि डाइल्यूशन इसलिए होगा क्योंकि ऑप्शन में एक हिस्सा ऐसा है जिसकी वजह से कोई भी पैसा नहीं आ रहा है। ऑप्शन जब इक्विटी शेयर बनेगा, ऑप्शन जब इक्विटी शेयर बनेगा तो इस 400 शेयर के रिस्पेक्ट में तो कंपनी की कोई भी अर्निंग नहीं ना बढ़ने वाली है। इतना पैसा आया, 600 शेयर के रिस्पेक्ट में पैसा आया, तो अकॉर्डिंगली इतने के बराबर की अर्निंग बढ़ जाएगी। तो यहां तक तो डाइल्यूशन नहीं होगा, लेकिन इस 400 के रिस्पेक्ट में कोई पैसा तो बढ़ेगा नहीं, तो डाइल्यूशन पक्का है कि होगा। ठीक है, हाँ 1000 शेयर, अच्छा इसको भी 1000 कर दें, ठीक, इसको 1000 करना था। चलिए हम लोग अब डिवेंचर इंटरेस्ट को देखते हैं। डिवेंचर, डिवेंचर जब इक्विटी शेयर बनेगा तो क्या होगा? डिवेंचर पे जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे थे वो अब हमें नहीं पे करना पड़ेगा, तो मेरी अर्निंग कितने से बढ़ जाएगी? जो डिवेंचर का इंटरेस्ट है क्या उतने से ही बढ़ेगी? नहीं। देखिए डिवेंचर इंटरेस्ट ₹10 पे हो रहा था, यहां पे नो डिवेंचर, यहां कोई डिवेंचर है ही नहीं। कंपनी की ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कंपनी की ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 100 रुपए। जब कंपनी के पास डिवेंचर नहीं है तो भी कितना रहेगी? 100 रुपए। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मतलब होता है ऑपरेशनल प्रॉफिट। ठीक है, कंपनी इंटरेस्ट और टैक्स के पहले का प्रॉफिट, कंपनी की ऑपरेशनल प्रॉफिट। कंपनी की ऑपरेशनल प्रॉफिट 100 रुपए अगर पहले थी, डिवेंचर जब था, और आज डिवेंचर नहीं भी है तो भी ऑपरेशनल प्रॉफिट कितनी? 100 रुपए। कंपनी की कैपिटल में कोई अंतर आ रहा है क्या? डिवेंचर कन्वर्ट होगी, क्या बन गया? इक्विटी शेयर। आज जैसे मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए का डिवेंचर है, वो डिवेंचर आज 1 लाख की जगह इक्विटी शेयर हो जाए तो मेरी अर्निंग में अंतर आ जाएगा क्या? मेरे फाइनेंस से मेरे ऑपरेशन में कोई अंतर होता है क्या? नहीं। हमको 5 लाख रुपए डिवेंचर के फॉर्म में दीजिए, 5 लाख रुपए इक्विटी शेयर दीजिए या प्रेफरेंस शेयर दीजिए, हम जितना इन खर्चों को घटाने के पहले कमाते हैं, ईबीआईटी वो इनकम है जिसमें अभी इंटरेस्ट नहीं घटा है, प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं घटा है, और क्या नहीं घटा है? इक्विटी के डिविडेंड नहीं घटा है। ईबीआईटी वो अर्निंग है जिसमें ये खर्चे, फाइनेंस वाले खर्चे घटे ही नहीं है। तो जब फाइनेंस वाले खर्चे को बिना घटाए जो इनकम है, मतलब कौन सी इनकम? ऑपरेशनल इनकम। बताइए मेरे पास फाइनेंस में पैसा कहां से आता है? इस बात से मेरे ऑपरेशन की इनकम बदल सकती है क्या? हमने ये जो फर्नीचर्स खरीद रखे हैं, टेबल चेयर, ये बोर्ड जो ले रखा है, ये सब के लिए पैसा हमने इक्विटी से उठाया, प्रेफरेंस से उठाया है कि डेब्ट से उठाया है? क्या इससे मेरी ऑपरेशनल रेवेन्यू बदल सकती है क्या? नहीं। हमें जो फीस मिल रही है वो मेरी ऑपरेशनल रेवेन्यू है, वो हम पैसा कहां से उठाए हैं वो बदल नहीं सकती है। वो कभी भी इस बात से नहीं बदल सकती है कि हमने पैसा इक्विटी से लिया है कि डेब्ट से लिया है कि प्रेफरेंस से लिया है। ठीक है ये बात। ईबीआईटी इज ऑपरेशनल रेवेन्यू। तो ऑपरेशनल इनकम आपकी 100, जब डिवेंचर नहीं रहेगा तो भी 100 रहेगी। भाई पैसा तो डिवेंचर की जगह वो क्या बन गया है? डिवेंचर, इक्विटी शेयर बन गया है। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट, पहले हम इंटरेस्ट देते थे, अब नहीं देते हैं, 10 घटा दिया, यहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा? अर्निंग बिफोर टैक्स 90 रुपया, 100 रुपया। मान लीजिए टैक्स का रेट है 30%, टैक्स एट द रेट ऑफ 30%, तो पहले हम देते थे 27 रुपया, आज कितना देंगे? 30 रुपया। कितनी हो गई पहले की अर्निंग? 63 रुपया। आज की अर्निंग कितनी? 70 रुपया। हम लोग सिर्फ डिवेंचर और इक्विटी की बात कर रहे हैं इस समय, मतलब प्रेफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं। तो अब यही मेरे पास जो बचा हुआ है ये क्या है? अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है कि नहीं है? प्रेफरेंस की बात नहीं हो रही है, वी आर टॉकिंग ओनली इन टर्म्स ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर थे मेरे पास और वो डिवेंचर कन्वर्ट होकर क्या बन रहे हैं? इक्विटी शेयर बन रहे हैं। तो यानी पहले डिवेंचर और इक्विटी दोनों था यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है? सिर्फ इक्विटी। यहाँ पे डिवेंचर इंटरेस्ट 10 रुपए का पे करते थे, यानी मेरे पास डिवेंचर था और साथ में इक्विटी थी। यहां पे क्या हो गया है मेरे पास? नो डिवेंचर, मतलब ओनली एंड ओनली इक्विटी। ठीक है। अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर पहले कितने का था? 63 रुपए, और अब अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितने का है? 70 रुपए। आपकी अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितने से बढ़ी है? 7 रुपए। मेरी अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर में हाइक हुआ है सिर्फ 7 रुपए का, जबकि इंटरेस्ट का खर्चा हम कितना पे करना बंद कर दिए हैं? 10 रुपए। तो अगर डिवेंचर आपका इक्विटी शेयर बन जाता है तो क्या हम जितना इंटरेस्ट पे कर रहे थे उतने से मेरी अर्निंग बढ़ जाती है? नहीं, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स से मेरी अर्निंग बढ़ती है।
ठीक है। तो इंक्रीज इन अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना होता है? इंटरेस्ट से अर्निंग नहीं बढ़ती। 10 रुपए का इंटरेस्ट था, मेरी अर्निंग तो 63 रुपए से कितनी हो जानी चाहिए थी? तब 73 रुपए हो जानी चाहिए थी। इंटरेस्ट अगर आप नहीं पे करते हो तो आपकी अर्निंग इंटरेस्ट जितना नहीं बढ़ती है, आपकी अर्निंग बढ़ती है इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स जितना। इंटरेस्ट कितने का? 10 रुपए, इसमें से टैक्स हटाइए 1 माइनस 0.30, 30% टैक्स रेट, ये कितना आएगा? 1 माइनस 0.30, 0.70 इंटू 10, 7 रुपए। इनफैक्ट इंटरेस्ट का खर्चा कितना होता है? इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स जितना खर्चा होता है। जब हम 10 रुपए का इंटरेस्ट पे करते हैं तो मेरा प्रॉफिट 10 रुपए से कम हो जाता है, और 10 रुपए से जब मेरा प्रॉफिट कम हो जाता है तो उस पर 30% टैक्स बनता है, यानी कि 3 रुपए से मेरा टैक्स कम हो जाता है। तो पता है मेरा खर्चा कितना होता है इंटरेस्ट का? सिर्फ 7 रुपए ही। तो जब हम डेट पे इंटरेस्ट पे करना बंद कर देते हैं तो ऐसे में मेरी बचत भी कितनी बढ़ती है? सिर्फ 7 रुपए बढ़ती है। ठीक है, तो न्यूमरेटर में हम अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितने से बढ़ाएंगे? इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स से बढ़ाएंगे। जब हम डेट पे इंटरेस्ट पे करना बंद कर देंगे तो ऐसे में इंटरेस्ट जितनी अर्निंग थोड़ी ना बढ़ेगी, अर्निंग कितनी बढ़ेगी? इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स जितनी बढ़ेगी। जब हम 10 रुपए का इंटरेस्ट पे करते थे, मेरा प्रॉफिट 10 रुपए से कम हो जाता था, और जब प्रॉफिट मेरा 10 रुपए से कम हो जाता था, 3 रुपए से मेरा टैक्स कम हो जाता था। ये 3 रुपए का अंतर क्यों आ रहा है? पहले मेरा टैक्स कितने का था? 27 रुपए, और अब मेरा टैक्स कितने का हो गया? 30 रुपए। इस 10 रुपए के इंटरेस्ट पे 3 रुपए की टैक्स सेविंग होती थी। 10 रुपए के इंटरेस्ट के खर्चे पे 3 रुपए की टैक्स की बचत होती थी, जिसकी वजह से मेरा टैक्स का इंटरेस्ट का खर्चा कितना होता था? सिर्फ 7 रुपए। हम 10 रुपए का जब इंटरेस्ट पे करते थे तो 3 रुपए का टैक्स बचा लेते थे। ठीक है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट का खर्चा सिर्फ 7 रुपए था। आज वो बचत भी नहीं होगी 3 रुपए वाली, तो इंटरेस्ट का खर्चा आपके लिए अब इंटरेस्ट की वजह से अर्निंग भी कितनी बढ़ेगी? सिर्फ 7 रुपए बढ़ेगी। ठीक है ये बात। तो आप इस अर्निंग को, इंक्रीमेंटल अर्निंग को कंसीडर करोगे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या करोगे? नंबर ऑफ शेयर बढ़ा दोगे, और फिर देखोगे ईपीएस अगर कम हो गई तब तो डाइल्यूटेड ईपीएस है, और नहीं कम हुई तो नहीं है डाइल्यूटेड ईपीएस। ठीक है। प्रेफरेंस डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर के केस में आता है। जब प्रेफरेंस शेयर आपका इक्विटी शेयर बन जाएगा, जब प्रेफरेंस शेयर आपका इक्विटी शेयर बन जाएगा, तो बताइए अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना बढ़ेगा? इंक्रीज इन अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना बढ़ेगा बताओ? प्रेफरेंस शेयर जब मेरा इक्विटी शेयर बन जाएगा तो अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितने से बढ़ जाएगा? याद करो, प्रेफरेंस आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से क्या घटाते हो? प्रेफरेंस डिविडेंड और सीडीटी ऑन इट घटाते हो, क्या आ जाता है? अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो अब प्रेफरेंस डिविडेंड और सीडीटी ऑन इट पे नहीं करना पड़ेगा, तो अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितने से बढ़ जाएगा? प्रेफरेंस डिविडेंड एंड सीडीटी ऑन इट। पहले जो प्रेफरेंस डिविडेंड उस पे सीडीटी पे करते थे वो सब अब पे नहीं करना पड़ेगा, तो मेरी अर्निंग कितने से बढ़ेगी? प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस सीडीटी ऑन प्रेफरेंस डिविडेंड, इतने से मेरी अर्निंग बढ़ जाएगी। तो डिवेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर क्या ये हमेशा डाइल्यूटिव होंगे? जरूरी नहीं है, क्योंकि इनकी वजह से अर्निंग भी तो बढ़ती है, पता नहीं डाइल्यूटिव है कि नहीं है। क्या ऑप्शन डाइल्यूटिव है? हाँ, ऑप्शन डाइल्यूटिव है, लेकिन ऑप्शन का बस एक हिस्सा जिसके लिए हमें पैसा नहीं मिल रहा है। ठीक है, ऑप्शन के 2 टुकड़े करेंगे, एक हिस्सा जिसका पूरा पैसा मिल रहा है, दूसरा हिस्सा जिसका पैसा नहीं मिल रहा है, और जिसके रिस्पेक्ट में आपको पैसा नहीं मिल रहा है वो हमेशा डाइल्यूटिव होंगे। प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर डाइल्यूटिव हो सकते हैं, और हो सकता है ये डाइल्यूटिव न भी हो। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिएगा। अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर -5 लाख, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर हैं 1 लाख, आफ्टर कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू इक्विटी शेयर। जब डिवेंचर का कन्वर्जन हो जाएगा इक्विटी शेयर में तो अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर हो जाएगा
5.1 लाख और नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे उस समय 1.2 लाख। कंप्यूट बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। बेसिक ईपीएस निकालना है और डाइल्यूटेड ईपीएस निकालना है। बेसिक ईपीएस कितना? बेसिक ईपीएस आज अर्निंग कितनी है? -5 लाख। -5 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख कितना? -5। ठीक है ये बात। आज हमारी अर्निंग पर शेयर है -5 रुपीज। डाइल्यूटेड ईपीएस देखिए, डाइल्यूटेड ईपीएस कैसे देखा जाता है? जब कन्वर्जन हो जाता है तो उसके बाद अर्निंग क्या होगी और नंबर ऑफ शेयर क्या होंगे। तो हमने तो यहां कंप्यूटेशन की जरूरत नहीं है, सब कुछ बता ही दिया आपको। -5.1 लाख है और डिवाइडेड बाई 1.2 लाख है, कितना हो गया? -4.25। -4.25। क्या ये डाइल्यूटेड ईपीएस है? क्या ये डाइल्यूटेड ईपीएस है? क्या आपकी ईपीएस डाइल्यूट हो रही है, कम हो जाएगी? हाँ, बड़ी समस्या है। -5 बड़ा होता है कि -4.25 रुपए बड़ा होता है? हाँ, बड़ा कौन होता है? ये बड़ा है, ये बड़ा है। -4.25 बड़ा है, ठीक है। अब पॉजिटिव 4.25 और 5 में कौन बड़ा है? पॉजिटिव दोनों है तो 5 बड़ा है। ये 4.25 ज्यादा बड़ा है। और नंबर सिस्टम खेलते हैं, नंबर सिस्टम खेलेंगे। ये 0, ये 1, 2, 3, ये -1, ये -2, ये -3, यहां पे होगा -4, इसके और पीछे होगा -4.25, इसके और पीछे यहां पे क्या होगा? -5। ठीक है, जितना आगे बढ़ते जाते हो उतना बड़े होते जा रहे हो, ठीक है, वो बड़ा होते जा रहा है। ये जितना पीछे जाते जाओगे उतना छोटे होते जा रहे हो, ठीक है। ये -5 बहुत पीछे है -4.25 के, ठीक है ये बात। तो यहां पे क्या हो रहा है? ये 4.25 क्या है? बड़ा है। तो क्या डाइल्यूटेड ईपीएस 4.25 हो सकता है? नहीं। डाइल्यूटेड ईपीएस अब 4.25 नहीं होगा तो क्या होगा बोलो? -5 ही होगा, ठीक है ये बात, यही बताना था आपको। डाइल्यूटेड ईपीएस, डाइल्यूटिव जब होता है तो डाइल्यूटेड ईपीएस लिखते हैं, मतलब जब कम होता है तो डाइल्यूटेड ईपीएस है, अदरवाइज आपका बेसिक ईपीएस ही क्या है? डाइल्यूटेड ईपीएस है। अब हम लोग को लास्ट बात करनी है, ठीक है, और लास्ट बात ये है, कैन डाइल्यूटेड ईपीएस बी मोर देन बेसिक ईपीएस? क्या डाइल्यूटेड ईपीएस बेसिक ईपीएस से ज्यादा हो सकता है? बोलो, आंसर करो। कैन डाइल्यूटेड ईपीएस बी मोर देन बेसिक ईपीएस? क्या डाइल्यूटेड ईपीएस बेसिक ईपीएस से ज्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता। अभी तक हम लोग यही सीखे हैं, क्योंकि अगर ज्यादा भी होगा तो हम क्या कर देते हैं उसको, वापस से 5 रुपए -5 ही तो कर दिए। यहां पे यही तो हो रहा था कि मेरा बेसिक ईपीएस -5 आ रहा है, डाइल्यूटेड ईपीएस -4.25 आया। कहां -4.25 थोड़ी ना लिख रहे हैं हम, डाइल्यूटेड ईपीएस कितना कह रहे हैं? -5। हम ये कहना चाहते हैं, क्या आप डाइल्यूटेड ईपीएस की प्रेजेंटेशन बेसिक ईपीएस से ज्यादा कर सकते हो? क्या आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डाइल्यूटेड ईपीएस ज्यादा दिखाई दे सकता है? बेसिक ईपीएस दिखाई दे रहा है 3 रुपए, डाइल्यूटेड ईपीएस 4 रुपए, क्या दिख सकता है? 4 रुपए आएगा तब तो आप क्या करने वाले हो? मान लो बेसिक 3 आ रहा है, डाइल्यूटेड 4 आया, उसको काट के 3 बना दोगे, ठीक है। यहां पे हम वो बात नहीं कर रहे कि ज्यादा आ जाएगा कि नहीं, यहां पे हम बात कर रहे हैं क्या ज्यादा प्रेजेंट किया जा सकता है? क्या आप ज्यादा डाइल्यूटेड ईपीएस दिखा सकते हो एज कंपेयर टू बेसिक ईपीएस? ऐसा हो सकता है एक ही सिचुएशन में, लेकिन देखिए क्या है वो। सपोज आपका लॉस जो है दैट इज -20,000। इस लॉस के पीछे जो कहानी है वो देखिए।
इसमें कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से आपको प्रॉफिट हुआ है कितने का, 1 लाख रुपया, और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से आपको लॉस हुआ है कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से प्रॉफिट हुआ है 1 लाख रुपए का और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से हमें लॉस हुआ है माइनस 1,20,000 रुपए का। पहले तो ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज दिस कंटिन्यूइंग ऑपरेशन और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का मतलब होता है बिजनेस का वो हिस्सा जिसे कंपनी आगे चलाने की इच्छुक है। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का मतलब होता है बिजनेस का वो हिस्सा जो कंपनी अब चलाने के लिए इच्छुक नहीं है। ये हिस्सा किसे कहते हैं, मतलब ये ऑपरेशन क्या होता है जो हिस्सा आप चलाने में इच्छुक नहीं हो। कंपनी की 5 यूनिट है जिसमें से कंपनी प्लान कर रही है 1 यूनिट को बंद कर देने की और 4 यूनिट चलाने की। जो 4 यूनिट कंपनी चलाना चाहती है उसका प्रॉफिट तो 1 लाख रुपए है, जो कंपनी यूनिट बंद करना चाहती है उसी में 1,20,000 का लॉस है, और जिसकी वजह से कंपनी के 5 यूनिट का टोटल लॉस क्या दिखाई दे रहा है, माइनस 20,000। कंपनी के पास 5 यूनिट हैं, एक बनारस में चलती है, एक मुंबई में चलती है, एक चेन्नई में चलती है, ठीक है। इस तरीके से 5 यूनिट्स हैं जिसमें से 4 यूनिट्स मिला के 1 लाख रुपए कमाती हैं और 1 यूनिट जिसे कंपनी बंद करना चाहती है उस यूनिट का लॉस है 1,20,000, इसलिए कुल मिला के कंपनी का लॉस है माइनस 20,000। और क्या हो सकता है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, कंपनी के 5 प्रोडक्ट हैं, कंपनी के 5 प्रोडक्ट, उस 5 प्रोडक्ट में से कंपनी 4 प्रोडक्ट को चालू रखना चाहती है, 1 प्रोडक्ट को बंद करना चाहती है। 4 प्रोडक्ट की मिला के प्रॉफिट 1 लाख रुपया है और 1 प्रोडक्ट का अकेले लॉस कितना है, 1,20,000 है, जिसे कंपनी अब बंद करना चाहती है। ठीक है ये बात। अगर कंपनी अपने बिजनेस के एक हिस्से को बंद करती है, यानी एक प्रोडक्ट को बंद करती है या फिर कुछ यूनिट्स को बंद करती है, उसे कहा जाता है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, मतलब अब इसे बंद करने वाले हैं। कंपनी अब उस प्रोसेस में आ गई है कि अब धीरे धीरे करके बंद कर देंगे। कंपनी एक साथ ही बंद क्यों नहीं कर देती, कंपनी कभी भी किसी बिजनेस को आज सोचेगी बंद करना है तो आज ही बंद नहीं कर सकती है। पता है आज हमें अगर बिजनेस बंद करना हो और हम सोचें कि आज ही बंद कर दें तो वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। कैसे डिफिकल्ट हो जाएगा, मेरे लिए लॉसेस और बढ़ सकते हैं। जैसे ही हम मार्केट में अनाउंस करेंगे आज हम बंद होने वाले हैं, तो जितने मेरे डेटर होंगे सब पैसा लेके बैठ जाएंगे कि ये कंपनी अब बंदी हो रही है तो इसको पैसा क्यों दें। मार्केट में मेरा जितना पैसा फंसा होगा, हम रॉ मटेरियल सप्लायर के पास एडवांस देके बैठे हुए हैं, सारा पैसा डूब जाएगा मेरा, ठीक है, क्योंकि हम बंद होने वाले हैं। तो अब लोग हमारे साथ ट्रांजैक्शन करना भी बंद कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपनी डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन अगर हमें बंद भी करना होता है तो धीरे धीरे हम क्या करते हैं, उसे बंदी के कगार तक ले जाते हैं। मार्केट से धीरे धीरे पैसा उठाते रहते हैं, जितना मटेरियल वगैरह पड़ा है उसको प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बना ही लेते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल अगर सिर्फ फिनिश गुड्स नहीं बनाएंगे तो वो 4 दिन में वैसे ही खराब हो जाएगा। 10 रुपए का रॉ मटेरियल पूरा बर्बाद हो, इससे अच्छा है कि 10 रुपए के रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बना के 5 रुपए का और खर्चा लगा देते हैं, 15 रुपए हो जाएगा और फिर 14 रुपए में बेच देंगे। अरे ऐसे तो 1 ही रुपए का घाटा होगा ना, और रॉ मटेरियल पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा तो 10 रुपए खराब हो जाएंगे। तो कंपनी को अगर एक बिजनेस बंद भी करना होता है तो तुरंत ऑल ऑफ ए सडन कंपनी बंद थोड़ी ना कर पाती है, धीरे धीरे बंद करती है। और जब कंपनी ये सोच लेती है कि हमें बंद करना है और धीरे धीरे बंदी वाले पोजीशन पे होती है तो उस समय को हम कहते हैं डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। ठीक है, कंपनी का कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का प्रॉफिट 1 लाख, डिसकंटिन्यूइंग का माइनस 1,20,000, इसीलिए कंपनी का लॉस है माइनस 20,000 रुपए। ठीक है, अब देखिए एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर कंपनी के हैं, कितना ठीक रहेगा, 5,000। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर आफ्टर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ शेयर आफ्टर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर हो जाएंगे मान लो 6,000 रुपए, 6,000 शेयर। अभी शेयर है 5,000 और पोटेंशियल इक्विटी शेयर कन्वर्जन के बाद बन जाएंगे 6,000। ठीक है, लॉसेस में क्या परिवर्तन होगा क्या नहीं होगा ये सब कुछ नहीं बात करते, 20,000 है, बस 6,000 शेयर 5,000 से 6,000 होने वाले हैं।
मान लीजिए किसी ऑप्शन की वजह से हो रहे हैं, हम फ्री में शेयर ही दे रहे हैं किसी को 1000। अब मेरी ईपीएस देखिए कितनी है, -20,000 डिवाइडेड बाई, बोलो कितना लिखेंगे, 5000, कितना हो गया, -4। डाइल्यूटेड ईपीएस कितना, -20,000 डिवाइडेड बाई 6000, कितना हो गया, हाँ 3.32, 3 -3.33। ये बताइए डाइल्यूटेड ईपीएस, अभी तक जितना जानते हो उसी के हिसाब से बात करो। यहां पे -4 बढ़ा है, 3.33 बढ़ा है, -3.33, कौन सा बढ़ा है इसमें से, -3.33 बढ़ा है, ठीक है। क्या डाइल्यूटेड ईपीएस बड़ा हो सकता है बेसिक ईपीएस से? नहीं, अभी तक हम लोग यही जानते हैं। यानी यहां पे हमें क्या करना चाहिए, -3.33 की जगह काट के -4 कर देना चाहिए। लेकिन शेयर डाइल्यूटिव है कि नहीं है, ये बात चेक की जाती है सिर्फ कंटिन्यूइंग ऑपरेशन के प्रॉफिट से। अगर हम बिजनेस में -20,000 लॉस दे रहे हैं और मान लीजिए यही हम बिजनेस पूरा कंटिन्यू करेंगे, तब तो आज तक समस्या नहीं थी। अगर आपके शेयर डाइल्यूटिव है कि नहीं है, ये बात चेक करने के लिए सिर्फ कंटिन्यूइंग ऑपरेशन के प्रॉफिट को देखा जाता है। और कंटिन्यूइंग ऑपरेशन के बेसिस पे आपके शेयर अगर डाइल्यूटिव दिखाई देते हैं, तो डाइल्यूटेड ईपीएस चाहे जो भी आ जाए, इवन बढ़ा हुआ भी आ जाए, उसे भी कंसिडर किया जाता है। डाइल्यूटेड शेयर्स हमारे डाइल्यूटिव है कि नहीं है, ये कंसिडर करना है। वेदर शेयर्स आर डाइल्यूटिव और नॉट, whether shares are dilutive or not is considered on the basis of profit from continuing operation। इसको हम देखते हैं प्रॉफिट ऑन कंटिन्यूइंग ऑपरेशन के बेसिस पे। देखिए जैसा प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन आपका कितना, प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, तो ईपीएस हमारी कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का प्रॉफिट है 1 लाख डिवाइडेड बाई 5000 शेयर्स, कितना हो गया, 1 लाख डिवाइडेड बाई 5000, 20 रुपया। फिर से ईपीएस, ये डाइल्यूटेड ईपीएस नहीं निकाल रहे हैं, फिर से ईपीएस on conversion of potential equity share। अगर पोटेंशियल इक्विटी शेयर बन जाएंगे तब 1 लाख डिवाइडेड बाई 6000, कितना होता है, हाँ 16.67। ये डिनोट करता है कि आपके जो शेयर्स हैं ये डाइल्यूटिव हैं, ये क्या करेंगे, मेरी ईपीएस को रिड्यूस करेंगे, ठीक है। क्यों, इसके बेसिस पे ही देखा जाता है। फ्यूचर में पता है हम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन तो बंद कर देंगे ना, फ्यूचर में जब नंबर ऑफ शेयर बढ़ेंगे मेरे, तो उस समय डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन तो बंद हो चुका होगा, तो मेरे शेयर डाइल्यूटिव है कि नहीं, ये चेक किस पे किया जाता है, सिर्फ कंटिन्यूइंग ऑपरेशन के प्रॉफिट पे। अभी तक ये समस्या क्यों नहीं आ रही थी, अभी तक ये समस्या इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि हम कहते थे आप बिजनेस से कितना कमा रहे हो, 5 लाख रुपया, या फिर आप बिजनेस से लॉस दे रहे हो 5 लाख रुपया। हम ये थोड़ी ना बोलते थे कि आप इसको कंटिन्यू करोगे कि नहीं। अगर नहीं कुछ बोल रहे हैं इसका मतलब हम इसी बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। और वही मेरी क्या थी, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का प्रॉफिट था, और वही मेरा ओवरऑल बिजनेस का भी प्रॉफिट था। आपके शेयर डाइल्यूटिव है कि नहीं है, ये चेक किस पे किया जाता है, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन के प्रॉफिट के बेसिस पे। अगर यहां पे ईपीएस गिर गई, ठीक है, सिंस ईपीएस हैज डिक्लाइंड, सिंस ईपीएस हैज डिक्लाइंड, इट मींस शेयर्स आर डाइल्यूटिव। इसका मतलब शेयर्स डाइल्यूटिव हैं, और अगर शेयर्स डाइल्यूटिव हैं तो जो भी डाइल्यूटेड ईपीएस आ रही है वो हमें लिखना पड़ेगा। तो पता है अब मेरी बेसिक ईपीएस कितनी, मेरी बेसिक ईपीएस हो गई -4 और मेरी डाइल्यूटेड ईपीएस हो गई -3.33। ठीक है ये बात। तो एक ही पोजीशन हो सकती है जहां पे आपकी डाइल्यूटेड ईपीएस बेसिक ईपीएस से ज्यादा होगी। कब होगा ऐसा, पता है, एक तो ओवरऑल लॉस हो रहा हो आपको,
कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से प्रॉफिट हो रहा हो, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से लॉस हो रहा हो। ठीक है, और ऐसे केस में आपको यह दिखाई देगा, क्योंकि हम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन के प्रॉफिट के बेसिस पे क्या बताएंगे कि हमारे शेयर डाइल्यूटिव है कि नहीं है, और अगर शेयर डाइल्यूटिव होंगे तो डाइल्यूटेड ईपीएस आपको लेना पड़ेगा, चाहे वो बड़ा ही क्यों ना हो आपकी बेसिक ईपीएस से। ठीक है, देयरफॉर डाइल्यूटेड ईपीएस shall be minus 3.33, which is more than basic EPS of -4. आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, कैन डाइल्यूटेड ईपीएस बी मोर देन बेसिक ईपीएस? एक्सप्लेन कीजिए। कैसे एक्सप्लेन करोगे? पता है, यही एग्जांपल लिख के एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको ये रट लेना पड़ेगा। क्यों वहां पे दिमाग लगाएंगे कैलकुलेशन करके, पता नहीं सही बैठा फिगर नहीं बैठा, तो इसलिए ये इसको हम रट लेंगे इसी एग्जांपल को। अब खटाक से क्या करेंगे, देखो समझो बात को, लॉस बताओगे ओवरऑल बिजनेस का कितना है, -20,000। कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का प्रॉफिट है 1 लाख रुपया और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का लॉस हो रहा है 1,20,000 रुपया, और ले देके एक्सप्लेन कर दीजिएगा। कहिएगा देखिए हो तो गया, डाइल्यूटेड ईपीएस बेसिक ईपीएस से बड़ा हो गया। तो एट टाइम्स आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है, क्या डाइल्यूटेड ईपीएस बेसिक ईपीएस से बड़ा हो सकता है? तो बस एक ही जगह हो सकता है, और ये आपने देख लिया। अदरवाइज क्या डाइल्यूटेड ईपीएस बेसिक ईपीएस से बड़ा होगा? नहीं होगा। ठीक है, हमेशा डाइल्यूटेड ईपीएस बेसिक ईपीएस से छोटा ही होगा। और इनकेस आपकी कंप्यूटेशन में डाइल्यूटेड ईपीएस बेसिक ईपीएस से अधिक आ रहा होगा, तो आप क्या करने वाले हो, ऐसे में आप बेसिक ईपीएस को ही क्या लिख दोगे, डाइल्यूटेड ईपीएस भी। ठीक है ये बात। चलिए, चर्चा तो हो गई हम लोग की ईपीएस पे, अब हम लोग इसके क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर योर एग्जाम। आपको जनरली एस 20 से क्वेश्चन जरूर करता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। कुछ बोला क्या हमने? नहीं, कोई इंपॉर्टेंट वाली बात हमने नहीं बोली है। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। सभी चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और कहीं भी से भी कुछ भी कभी भी एग्जाम में आ जाता है। कैलकुलेट बेसिक ईपीएस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा फॉर 2008 एंड 2009। बेसिक ईपीएस आपको कंप्यूट करना है 2008 के लिए, 2009 के लिए। तो ये लोग कैलेंडर ईयर के हिसाब से बता रहे हैं, तो ठीक है, कोई समस्या थोड़ी ना हमें। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10,20,000 और 2009 में -11,80,000। प्रेफरेंस डिविडेंड कह रहा है 2,20,000 और 2,20,000। बता नहीं रहा है कौन सा प्रेफरेंस डिविडेंड है, पता नहीं क्यूमुलेटिव का है, नॉन क्यूमुलेटिव का है। क्या मानोगे आप? क्यूमुलेटिव ही मानेंगे। जब हमें क्वेश्चन ना दे तो हम क्यूमुलेटिव मानेंगे। अब दूसरी समस्या ये है कि क्यूमुलेटिव का अगर ये डिविडेंड है भी 2,20,000 रुपया, तो ये प्रोवाइड किया गया कि नहीं पता नहीं, एक्रू कराया गया कि नहीं, पे हुआ कि नहीं हुआ, ये सब हमको कहां पता है। तो कैसे हम घटाएं कि न घटाएं इसको? अरे एक्रू हुआ हो चाहे न हुआ हो, पे हुआ हो चाहे न हुआ हो, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड तो हर हाल में घटाते ही हैं, घटाएंगे। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर पिछले साल भी 1 लाख, इस साल भी 1 लाख। बड़ी आसान सी बात है, बेसिक ईपीएस की कंप्यूटेशन। तो आपको पैट में से क्या करना है, प्रेफरेंस डिविडेंड घटा देना है, और प्रेफरेंस डिविडेंड घटाते ही आपको मिल जाएगा अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इसे डिवाइड कर देंगे हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से और हमें मिल जाएगा ईपीएस। पर्टिकुलर 2008 और 2009। एट 10,20,000 और -11,80,000। लेस करना है इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड 2,20,000 और यहां से भी 2,20,000। हाँ, सीडीटी नहीं दिया है तो अपने मन से सीडीटी वगैरह निकाल के नहीं घटा देंगे। ठीक है, नहीं दिया तो नहीं दिया। ये हो गया अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, 8 लाख रुपया।
और ये कितना हो जाएगा? हाँ, -14,00,000 रुपया, -11,80,000 में से माइनस करना है 2,20,000 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर 1,00,000 और यहाँ पे भी 1,00,000। तो ये कितना हो गया ईपीएस? 8 रुपया और यहाँ पे -14 रुपया। बस यही करना था हमें। क्वेश्चन 2 देखिए, कैलकुलेट बेसिक ईपीएस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा फॉर 2008 एंड 2009। आपको बेसिक ईपीएस कंप्यूट करना है 2008 के लिए, 2009 के लिए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, बस 11,80,000 पॉजिटिव इस बार प्रॉफिट है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1,00,000। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर ईच ईयर इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर ईच ईयर इज रुपी 1,20,000। कहता है 1,20,000 रुपए का क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड है। इन 2008 प्रेफरेंस डिविडेंड इज नीदर प्रोवाइडेड इन बुक्स नॉट पेड। 2008 में प्रेफरेंस डिविडेंड ना ही प्रोवाइड किया गया और ना ही पे किया गया। इन 2009 2 ईयर प्रेफरेंस डिविडेंड इज प्रोवाइडेड एंड पेड। 2009 में 2 सालों का प्रेफरेंस डिविडेंड प्रोवाइड किया गया और पे किया गया। तो 2008 और 2009 दोनों का प्रेफरेंस डिविडेंड 1,20,000 बनता है। कह रहा है 2008 में प्रेफरेंस डिविडेंड ना तो प्रोवाइड किए ना ही पे किए हैं, और 2009 में पूरा 2 सालों का यानी 2,40,000 रुपए का डिविडेंड प्रोवाइड किया गया बुक्स में और पे भी किया गया। आपसे कहता है ईपीएस कंप्यूट कर दीजिए। पर्टिकुलर 2008 और 2009 पैट 10,20,000, 11,80,000। इसमें से लेस करना है हमें प्रेफरेंस डिविडेंड। बताओ क्या करें? यहां कुछ नहीं करेंगे और यहां 2,40,000 लेस कर देंगे। 1,20,000 यहां भी लेस करेंगे, 1,20,000 यहां भी लेस करेंगे। 1,20,000, 1,20,000 कितना आ जाएगा? यहां 9,00,000 रुपया। दिस इज अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। और यहां कितना हो जाएगा? 10,60,000 रुपए। ये हो गया अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब क्या करें हम? डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर कितने कितने हैं बताओ? 1-1 लाख। 1 लाख यहां, 1 लाख यहां। ईपीएस 9 रुपया और यहां 10.6। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन 3 है कैलकुलेट बेसिक ईपीएस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा फॉर 2008, 2009 एंड 2010। 2008, 9 और 2010 के लिए आपको बेसिक ईपीएस कंप्यूट करना है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दिया हुआ है 3,80,000, 14,70,000 और 18,50,000 रुपया। डिविडेंड प्रोवाइडेड ऑन नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड जो प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, 1,80, 2,70, 4,50। बताइए क्या ये घटाया जाएगा? नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड प्रोवाइड किया गया है। प्रोवाइड करना मतलब बुक्स में एक्रू कराया गया है, ठीक है, अब तो घटाएंगे ही हम, ठीक है। 1,80, 2,70, 4,50। 9% नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कंपनी के पास है 50 लाख रुपया का।
तो यही नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का तो डिविडेंड ऊपर घटा ही दिया है। तो 50 लाख का 9% कितना होता है? कितना होता है? 4,50,000 रुपया। 4,50,000 का डिविडेंड होना चाहिए था। जब देखो लेकिन 1,80, 2,70 और 4,50 ये कैसे घटाया हुआ है तब? हाँ नहीं, जो शेयर्स हैं वो क्या हुए होंगे? नए इशू होते गए हैं। पहले कम थे, फिर थोड़े से बढ़े, फिर थोड़े से बढ़ गए। ठीक है, कोई जरूरी थोड़ी ना कि पिछले 2008 में भी 50 लाख के प्रेफरेंस शेयर थे। तो ये बढ़ने के पीछे क्या कारण हो सकता है? 4,50,000 इस साल का है, इसके पहले कम था, उसके पहले और कम था प्रेफरेंस शेयर। ये कहां कह रहा है पिछले 3 सालों से लगातार 50 लाख का प्रेफरेंस शेयर है। उसके बाद 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है 1 करोड़ रुपए का। तो इसका डिविडेंड कितना बनता है? 1 करोड़ का 10%, 10 लाख रुपए। अब इसके बारे में ये भी नहीं बता रहा है कि इसने प्रोवाइड किया कि नहीं किया, पे किया कि नहीं किया। अब हम क्या करें? घटाएं कि ना घटाएं? घटाना पड़ेगा, हर साल घटाएंगे। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1 लाख रुपया है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1 लाख है। तो ईपीएस निकाल दीजिए। पर्टिकुलर दो 2008, 2009, 2010 3,80,000, 14,70,000, 18,50,000। लेस प्रेफरेंस डिविडेंड नॉन क्यूमुलेटिव वाला, नॉन क्यूमुलेटिव वाला जितना प्रोवाइड हुआ है वो घटा दीजिए। 1,80, 2,70 और 4,50। और क्यूमुलेटिव वाला प्रोवाइड हुआ है कि नहीं हुआ है इस बात से हमें मतलब नहीं है, पे हुआ है कि नहीं हुआ है इस बात से भी मतलब नहीं है, हम लोग हर साल का घटा देते हैं, क्योंकि ये लायबिलिटी कभी ना कभी तो मीट आउट करनी ही है, आपको क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना ही पड़ेगा। 10 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ का 10% होता है 10 लाख रुपया। घटाने के बाद जो आएगा इसे कहेंगे हम अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। बताओ कितना हो गया? -8 लाख, पॉजिटिव 2 लाख और 4 लाख पॉजिटिव, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर हैं 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। ईपीएस कितनी? -8, 2, 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। इसके बाद कैलकुलेट बेसिक ईपीएस फॉर 2008 एंड 2009 एंड ऑल्सो कैलकुलेट रीस्टेटेड बेसिक ईपीएस फॉर 2008। रीस्टेटेड बेसिक ईपीएस 2008 की जरूरत कब पड़ती है? 2009 में पड़ेगी या 2008 में ही पड़ जाएगी? रीस्टेटेड बेसिक ईपीएस 2008 का कब निकालोगे? 2009 वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या 2008 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय? 2009 का। 2008 का जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो हमें कौन कौन सी ईपीएस चाहिए? 2008 का ईपीएस चाहिए और पुराने साल का 2007 का चाहिए। 2009 का जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तब क्या क्या चाहिए? 2009 का ईपीएस चाहिए, 2008 का चाहिए। 2008 का ईपीएस रीस्टेट करने की जरूरत कब पड़ जाती है? जब कुछ शेयर बिना कंसिडरेशन वाले इशू हो जाएं।
अब बिना कंसिडरेशन वाले शेयर मतलब कि बोनस या फिर राइट, ठीक है, बोनस शेयर इशू हो जाए या फिर राइट शेयर इशू हो जाए। बोनस शेयर अगर इशू हो जाएंगे तो ऐसे में शेयर विदाउट कंसिडरेशन वाले हैं और आपको रीस्टेट करना पड़ेगा। राइट में कुछ हिस्सा फुल्ली पेड है, कुछ हिस्से फॉर फुल कंसिडरेशन है, कुछ हिस्से विदाउट कंसिडरेशन है। जो हिस्सा राइट शेयर का विदाउट कंसिडरेशन वाला है उसे आप क्या करोगे, बोनस एलिमेंट की तरह मानते हुए आप रीस्टेट करोगे ईपीएस को। द कंपनी अलॉटेड बोनस इन द प्रपोर्शन ऑफ 1:1 ऑन 1/4/2009। देखो प्रॉफिट 6 लाख से 10 लाख हो गया है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर 1 लाख से 2 लाख हो गया है, और इसके पीछे रीजन ये है कि कंपनी ने बोनस दिया है 1:1 का, 1/4/2009 को दिया है। कैलेंडर ईयर की बात हो रही है, यानी करंट ईयर में भी 3 महीने बाद। करंट ईयर स्टार्ट कब हुआ है, 1/1/2009 से, और करंट ईयर में भी बोनस कब इशू हुआ है, 1/4/2009 को। इस बोनस को कब से इशूड मान लिया जाएगा, 1/1/2008 से, ठीक है। और उसे मानते हुए जब 1/1/2008 से इशू हुआ है, ये मानते हुए जब आप ईपीएस निकालोगे तो उसे हम कहेंगे रीस्टेटेड बेसिक ईपीएस। बेसिक ईपीएस 2008 अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। यहां पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिख रहा है, उस नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को ही हम क्या मान रहे हैं, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड की कोई नॉलेज ही नहीं है हमें इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो 6 लाख रुपया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर कितना था पिछले साल, 1 लाख रुपया, ये हो गया 6 रुपया का बेसिक ईपीएस 2008 का। वैसे ही 2009 का बेसिक ईपीएस निकाल दीजिए, बेसिक ईपीएस 2009 का अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है 10 लाख रुपया, 10 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 2 लाख, बेसिक ईपीएस कितना आ गया, 5 रुपया। पता है शेयर होल्डर देखेगा तो क्या समझेगा, कहेगा पिछले साल कंपनी 1 शेयर पे 6 रुपया कमाती थी, अब 1 शेयर पे कितना कमाती है, 5 रुपए कमाती है। कंपनी ज्यादा कमा रही है कि कम कमा रही है, कंपनी अधिक कमा रही है। पिछले साल 6 लाख कमाई थी, इस बार 10 लाख रुपए कमा रही है। तो इस बार 2009 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2008 के ईपीएस को रीस्टेट करना पड़ता है, ठीक है। वही आपसे क्वेश्चन भी चाहता है कि निकाल दीजिए रीस्टेटेड बेसिक ईपीएस 2008 का। अर्निंग तो कौन सी लेंगे, 2008 वाली 6 लाख रुपया, लेकिन शेयर कितने लेंगे, 2 लाख, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 रुपया। आपको लिखना होगा बोनस इज डीम्ड टू हैव बीन issued on first day of last reporting period, that is first day of last reporting period क्या है, that is 1/1/2008। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 वाज द क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन ऑडिट। कभी कभी होता क्या है कि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन ऑडिटिंग में भी पूछ लेता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 इनफैक्ट बोथ द क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन ऑडिट पेपर। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, एज ऑन 31/3/2007 द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ प्रिया लिमिटेड इज 10 करोड़ इज ₹10 crores divided into shares of ₹10 each। इक्विटी शेयर कैपिटल प्रिया लिमिटेड का 10 करोड़ रुपए है और डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच है, यानी नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 1 करोड़। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 7/8 इट हैज इशूड बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 1:1। 7/8 फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने 1:1 का बोनस शेयर इशू किया था। और आपको ये इंफॉर्मेशन कब दे रहा है, 31/3/2007 की दिया है। 1 करोड़ शेयर किस दिन था,
31/3/2007 को, और 7-8 फाइनेंशियल ईयर में 1:1 का बोनस आ गया, तो जब बताइए 31/3/2008 को नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे? 31/3/2007 को 1 करोड़ नंबर ऑफ शेयर थे, 1:1 का बोनस शेयर आ गया 7-8 में, तो 31/3/2008 को नंबर ऑफ शेयर होंगे 2 करोड़। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर 31/3/2007 एंड 31/3/2008 आर 8.5 करोड़ एंड 11.5 करोड़ रिस्पेक्टिवली। प्रॉफिट कंपनी का आफ्टर टैक्स 31/3/2007 और 2008 में कितना कितना था ये बता रहा है। ईपीएस डिस्क्लोज इन द अकाउंट ऑफ 7-8 फॉर द 2 years वॉज इतना इतना रिस्पेक्टिवली। डिस्क्लोज इन द अकाउंट ऑफ 7-8 के अकाउंट्स में जो ईपीएस डिस्क्लोज किया गया था वो देखो कितना है 7-8 के अकाउंट्स में। 7-8 का मतलब 31/3/2008 की जो बैलेंस शीट पीएल बनाया गया उसके बाद जो ईपीएस डिस्क्लोज किया गया वो क्या था 8.5 और 5.75 रिस्पेक्टिवली। कमेंट ऑन द अबव, मतलब लास्ट ईयर का 8.5 डिस्क्लोज किया गया और करंट ईयर का 5.75। तो कंपनी ने कैसे किया है पता है, 8.5 करोड़ रुपए की लास्ट ईयर की अर्निंग डिवाइडेड बाई 1 करोड़, ईपीएस कितना हो गया 8.5, और करंट ईयर की अर्निंग कितनी 11.5 करोड़ डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर कितना 2 करोड़, और ईपीएस डिस्क्लोज कर दिया 5.75। कहता है कमेंट ऑन द अबव, अपना कमेंट कीजिए। ठीक है, गलत है। पता है 2000 अगर 31/3/2007 की बात करें तो उसका ईपीएस 8.5 रुपया बिल्कुल ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 7-8 में जब हम डिस्क्लोज करते हैं तो लास्ट ईयर का रीस्टेट करना पड़ता है हमको ईपीएस, और जब हम रीस्टेट करेंगे तो ईपीएस पता है कितना दिखाया जाएगा लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर की अर्निंग थी 8.5 करोड़ और डिवाइडेड बाई हम 2 करोड़ करेंगे 4.25 रुपए दिखाएंगे। हम जो ईपीएस 7-8 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाएंगे वो 4.25 रुपए दिखाएंगे और 5.75 दिखाएंगे, ना कि 8.5 रुपए और 5.75। ठीक है ये बात। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। दो 2006-7 का मतलब क्या हुआ, कौन से डेट की बैलेंस शीट? फाइनेंशियल ईयर 2006-7 का मतलब 31/3/2007 की बैलेंस शीट। ठीक है, 31 मार्च 2007 वाली बैलेंस शीट में। इसमें ईपीएस कितना दिखाया जाएगा? इसमें ईपीएस 2006-7 का कितना दिखाया जाएगा? इसमें ईपीएस 2006-7 का दिखाया जाएगा बकायदा वो 8.5 रुपए, 8.5 करोड़ डिवाइडेड बाई 1 करोड़ नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा 8.5। लेकिन पता है जब हम 7-8 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे 31/3/2008 वाली बैलेंस शीट जब होगी मेरी तैयार, तो ईपीएस 7-8 का तो हम कितना दिखाएंगे, करंट ईयर की जो अर्निंग है यानी कि 11.5 करोड़ और डिवाइडेड बाई 2 करोड़, ये हो जाएगा 5.75। और ईपीएस 6-7 का हम क्या करेंगे, यहां पे रीस्टेट कर देंगे 6-7 का। लास्ट ईयर वाला उठा के कॉपी थोड़ी ना करेंगे 8.5 रुपए की ईपीएस, यहां पे हम रीस्टेट कर देंगे, रीस्टेटेड ईपीएस 6-7 का, और ये हम करेंगे 8.5 करोड़ डिवाइडेड बाई 2 करोड़, और ये हो जाएगा 4.25। और क्वेश्चन कह रहा है कि 8.5 रुपया और 5.75 दिखाया जा रहा है, तो गलत किया जा रहा है। ठीक है, लिखिए द ट्रीटमेंट the computation of EPS shown in financial statement of financial year 2007-8 is incorrect. Last year EPS shall be restated. Bonus share issued in current year shall be considered to have been issued on first day of last reporting
पीरियड। छापो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। Xerox Limited has paid up capital of 20 crores divided into equity share of 10 each as on 31st March 2007। Xerox Limited की पेड अप कैपिटल 20 करोड़ है, डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, यानी नंबर ऑफ शेयर कितने? 2 करोड़। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 7-8 इट हैज इशूड बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1:1। 7-8 फाइनेंशियल ईयर में इसने बोनस शेयर इशू किया है 1:1 के रेशियो में। द नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर्स 31/3/2007 एंड 31/3/2008 इज 10 करोड़ एंड 15 करोड़। तो पिछले साल नंबर ऑफ शेयर 2 करोड़ थे और इस साल नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे? 31/3/2007 में 20 करोड़ शेयर थे 10 रुपए वाले, तो 2 करोड़ शेयर थे फाइनेंशियल ईयर 6-7 में, और फाइनेंशियल ईयर 7-8 में 1:1 का बोनस आ गया, तो फाइनेंशियल ईयर 7-8 में कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो गए? 2 से 4 करोड़ शेयर्स हो गए। लास्ट ईयर 31/3/2007 में प्रॉफिट था 10 करोड़ और इस साल प्रॉफिट है 15 करोड़। ईपीएस डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द अबव 2 ईयर इज 5 रुपया 3 रुपया 75 पैसा रिस्पेक्टिवली। कहता है ईपीएस डिस्क्लोज किया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इन दोनों साल के रिस्पेक्ट में 5 रुपया और 3 रुपया 75 पैसा रिस्पेक्टिवली। इज दिस करेक्ट? बताइए कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इस समय बात कर रहा होगा? लास्ट ईयर की थोड़ी ना बात करेंगे, करंट ईयर में हम किसकी बात करेंगे? करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 रुपया 3 रुपया 75 पैसा डिस्क्लोजर किया गया है। तो पिछले साल का 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था, डिवाइडेड बाई 2 करोड़ की है, सब 5 रुपए का निकाले, और इस साल का 15 करोड़ डिवाइडेड बाई क्या कर दिए हैं? 4 करोड़, और वो कितना हो गया? 375। पूछ रहे हैं कि ये ठीक है कि नहीं है? गलत है। पिछले साल का हमें क्या करना होगा? रीस्टेट करना होगा। हमें 10 को डिवाइडेड बाई 4 करना होगा और 4 करोड़ करना होगा, और ईपीएस कितनी आ जाएगी? रीस्टेटेड ईपीएस 2 रुपए की। हमें 2 रुपए नहीं, 10 को डिवाइडेड बाई 4 करोड़ कितना हो जाएगा? 2.5 रुपया। हमें 2.5 रुपया और 3 रुपया 75 पैसा दिखाना होगा, ना कि 5 रुपए और 3 रुपया 75 पैसा। ठीक है, मेरा काम तो बहुत आसान है, पता है क्या? हमको बस थोड़ा थोड़ा चेंज करना है, एडिट करना है इसी में। इसको तो 5 को 6 बना देंगे, ये चेंज कर देंगे, ये चेंज कर देंगे, ये चेंज कर देंगे, बस बाकी सारा काम हो जाएगा। ये तो 10 करोड़ डिवाइडेड बाई 2 करोड़ होगा ₹5, लेकिन 2007-8 में जब हम स्टेट करेंगे तो हमें करना होगा 15 करोड़ डिवाइडेड बाई 4 करोड़ 3 रुपया 75 पैसा, और 10 करोड़ लास्ट ईयर का, और बोनस को तो हम पिछले साल से ही मानते हैं इशूड, तो ये हो जाएगा 2.5 रुपया। इसलिए कंप्यूटेशन जो 7-8 में दिखाया गया है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि हमको ईपीएस को रीस्टेट करना पड़ेगा। बोनस शेयर को पिछले साल के पहले दिन इशूड माना जाता है। फिर से वही सारी सुंदर सुंदर बातें लिख डालिए।
जल्दी, और तेज। देखो जो ऐसे लिख दिए बाकी सब सेम एज अबव, उनका तो हो गया है, और जो ईमानदारी से लिख रहे हैं वो बेचारे तेज तेज सुन रहे हैं बस। और ये सबका हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ एक्सेल लिमिटेड वॉज ₹100 लाख एंड द टैक्स रेट वॉज 37%। नेट प्रॉफिट एक्सेल लिमिटेड का 100 लाख रुपए है और टैक्स रेट 37% है। ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, यानी 100 लाख रुपए में से 37% यानी कि 37 लाख रुपए हमको टैक्स का भी घटाना है इसमें से। द कंपनीज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हैज द फॉलोइंग क्लासेस। कंपनी के पास दो क्लास के प्रेफरेंस शेयर थे। 12% नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था 100 लाख रुपए का, और 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था 150 लाख रुपए का। इन इट्स अकाउंट एक्सेल लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड ऑब्लिक पेड फॉलोइंग डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस कैपिटल। कंपनी ने क्या प्रोवाइड और पे किया है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे डिविडेंड, वो बता रहा है। कहता हूं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर फुल्ली प्रोवाइडेड फॉर द करंट ईयर। नॉन क्यूमुलेटिव पे तो पूरा प्रोवाइड कर दिया गया था। ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर फुल्ली प्रोवाइडेड फॉर पास्ट 3 ईयर्स, और क्यूमुलेटिव पे पिछले 3 साल का इस साल प्रोवाइड किया गया था। तो नॉन क्यूमुलेटिव का डिविडेंड घटाना है कि नहीं? घटाना है 1 साल का। और क्यूमुलेटिव का क्या साल का घटाना है? वो भी 1 साल का। ठीक है, क्योंकि जिस साल नहीं भी प्रोवाइड किया गया था उस साल भी क्यूमुलेटिव का डिविडेंड ईपीएस की कंप्यूटेशन के लिए आपने घटाया था। द कंपनी ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एट 12.75%। कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी पे किया 12.75% का। तो जितना प्रेफरेंस डिविडेंड होगा उसका 12.75 कंप्यूट कीजिएगा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। आज ये खर्चा प्रैक्टिकली कंपनी को इंकर करना भी पड़ता है। कंपनी को डिविडेंड के साथ साथ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे कर देना होता है, और इसी वजह से शेयर होल्डर के हाथ में, इन्वेस्टर के हाथ में प्रेफरेंस डिविडेंड हो या फिर इक्विटी डिविडेंड हो, ये इनकम टैक्सेबल नहीं होती है। उनके हाथ में ये टैक्स फ्री इनकम बन जाती है, क्योंकि कंपनी इन पे सीडीटी पे कर देती है। एंड ट्रांसफर्ड 5 लाख टू जनरल रिजर्व, 5 लाख जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया गया है। इस बात से कोई मतलब अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर नहीं। ये तो अब जब अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ जाता है उसके बाद क्या होता है, रिजर्व में पैसा वगैरह ट्रांसफर होता है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। आपको कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड विच इज एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर का मतलब अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, बस अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कंप्यूट करना है। ठीक है, तो बड़ी आसान सी बात है अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कंप्यूट करना। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 लाख रुपए का, इसमें से लेस करेंगे टैक्स एट द रेट ऑफ 37%, और ये हो जाएगा 37 लाख रुपए का। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो जाएगा, सॉरी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा, 63 लाख, 63 लाख रुपए। इसमें से लेस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड नॉन क्यूमुलेटिव का, फिर क्या कराइएगा आप हमें, क्यूमुलेटिव का, और फिर इन सब का सीडीटी। ये तीनों लेस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। नॉन क्यूमुलेटिव का डिविडेंड कंप्यूट कराइए हमें। नॉन क्यूमुलेटिव कितने का है, 100 लाख का 12%। 100 लाख का 12% कितना होता है, 12 लाख। और 150 लाख का 10% कितना होता है, बोलो, 15 लाख। अब 15 लाख और 12 लाख मिला के कितना हो गया दोनों, 27 लाख। 27 लाख का 12.75% कितना होता है, 27 लाख का 12.75%, 3.44 लाख कर दें। ठीक है, 3.44 लाख, तीनों की जोड़ लगाओ, बाहर लाओ इसको। ठीक है, हम समझ गए। 3,44,000 और कुछ रुपया भी आ रहा है, 200 रुपया आ रहा है ना। ठीक है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। और जब कर ही दिए लाख में कंप्यूटेशन तो अब खिलवाड़ थोड़ी ना करेंगे इतनी अच्छी कंप्यूटेशन के साथ। कितना हो गया ये,
30.44 लाख। ठीक है, अब इसे घटा दीजिए, ये आपको देगा अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। यही है अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, 32.56 लाख। जनरल रिजर्व को कुछ करना है क्या? नहीं, यही अर्निंग इक्विटी शेयर होल्डर की, इसमें से कुछ दे दिया जाएगा, बाकी तो रिजर्व में और अदर रिजर्व वगैरह में जाएगा पैसा। ठीक है, दिस इज द अर्निंग विच इज एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। बैलेंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग।